जय हिंद मित्रों। आज मैं आप सभी के बीच एक दुनिया समानांतर की कहानियों में से सबरी कहानी लेकर आई हूँ। जैसे कि सबरी कहानी आपको नाम बड़ा प्रतीकात्मक लग रहा होगा, इसमें भी थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा होगा कि सबरी कहानी में हो क्या सकता है। एक्चुअली देखिए, एक दुनिया समानांतर की आपको ज्यादातर कहानियां बिल्कुल ऐसे ही लगेंगी कि जोक और जिंदगी टाइप में हो, एक और जिंदगी कहानी, परिंदे कहानी, जिसे आप नाम से बिल्कुल सोच भी नहीं सकते इस कहानी में क्या होगा। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दो भाइयों के संबंधों पर चढ़ी हुई आदर्श की चादर से रिलेटेड कहानी है। जो रियलिटी है वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं होता, और कहीं ना कहीं आपको इस कहानी के अंत तक आपको समझ में नहीं आता है क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये तो कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये कहानी जो है रमेश बख्शी द्वारा लिखित कहानी है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अर्थ में देखा जाए तो झूठे वेरों में छिपी पवित्रता की कहानी, ऐसा कुछ आप मान सकते हैं कि जो चीज आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते वो कहानी सुनने के बाद समझ में आएगा। कहानी शुरुआत क्या होती है कि मैं कर ही क्या सकती हूँ सिवाय इसके कि कहीं अकेले में बैठकर अपने हाथ मीचूं और आंखें बंद कर सोचता हूँ। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं अकेले में बैठ के क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। यानी कहानी जो है अपने भी स्टार्टिंग में ही ये बात बता दे रहा है कि जो मैं बैठकर आंखें बंद करने के अलावा कर ही क्या सकता हूँ। चला जाऊं, सोचता हूँ कि कहीं चला जाऊं, पर ऐसा भी कहाँ कर सकता हूँ। नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे एक हाथ में प्लेट है और दूसरे में चम्मच। मतलब एक हाथ में प्लेट और दूसरे में चम्मच, एक प्रतीकात्मक शैली में। बफे के लिए हम सब लोग लॉन में सजाई गई मेजों के आसपास खड़े हैं। लोग आगे बढ़ बढ़कर अपनी प्लेट में पसंद की चीजें रख रहे हैं और मैं सबकी ओर देख रहा हूँ। देख इस तरह रहा हूँ जैसे किसी और भी नहीं, मतलब कह रहे हैं कि देख इस तरीके से रहा हूँ कि किसी की और भी नहीं देख रहा हूँ। मुझे तो आगे बढ़कर लोगों को स्वागत करना चाहिए, मनुहार करना चाहिए, पर मैं हूं कि ऐसा हो गया है जैसे शरीर का कोई हिस्सा रह ही गया हो। दाएं हाथ का चम्मच जाने कैसे मेरे बाएं हाथ की नीली प्लेट में बच जाता है। जैसे मैं, मतलब वो बता रही कि जो स्थिति है मेरी ना, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं किस स्थिति में हूँ। कुछ यही हाल है कि कह रहे कि मुझे ऐसा पता ही नहीं चलता, जैसे मैं समय बचाने वाला हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे बता रहे कि मुझे आगे जाकर अपनी प्लेट में कुछ ले लेना चाहिए। नहीं लूंगा तो एकदम सबकी नजरों में पकड़ा जाऊंगा और वे कभी देख लेंगे तो एट होम का मजा ही जाता रहेगा। मेरे सेहत के बारे में हजारों जवाब तलब किए जाएंगे और मैं तुतलाने लगूंगा, कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। इस सबसे बेहतर ये है कि मैं किसी को नजर में ही ना हूँ। मुझे इस समय खुश दिखना चाहिए। मैं अपने आप को झटका देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और एक रसगुल्ला अपनी नीली पेट में रख लेता हूँ, मतलब प्लेट में। सांझ की नीलकंठ आसमान में चांद की तरह मत पर मुझे खाते समय उपमाएं नहीं सोचनी चाहिए, मुझे केवल खाना चाहिए। मैं सचमुच में रसगुल्ला रख लेता हूँ और मेरा हाथ ऊपर उठता है। मुझे लगता है जैसे कोई और हाथ मेरे मुंह की ओर चम्मच ला रहा है और मैं खाना नहीं चाहता। रसगुल्ला मेरी पसंद की चीज है और उसी का टुकड़ा आकर बत्तीसी पर भटकता रहता तो बेचारा अपने घर में बेगाना होगा। मेरी उंगलियां रसगुल्ले के चमचे यानी बताने की चम्मच पकड़े अधर में लटकी है। मैं खा भी सकता हूँ और नहीं भी, मैं जी भी सकता हूँ नहीं भी। वो बता रहे कि मैं जा भी सकता हूँ यहाँ से नहीं भी। यह छुट्टू ने ही कहा था। बात सुनकर मैं नाराज हो गया। डांट कर मैं बोला था कि जाओगे क्यों नहीं, तुम एसएससी हो। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम एसएससी हो, तुम्हें अच्छी नौकरी मिली है, वो जगह छोटी है तो क्या हुआ, वहाँ डिग्री कॉलेज है तो बिल्कुल गांव तो होगा नहीं वो। छुट्टू कैसे नहीं बोला था, वह ठीक कहता है, इंदौर छोड़कर कहीं गया नहीं, ना ही इसलिए डरता है, मगर ऐसा चांस छोड़ा तो हमेशा कॉरपोरेशन में क्लर्क करता रहेगा, क्लर्क ही का काम करता रहेगा। मैं शाम को उसे अपने साथ कॉफी हाउस ले गया था और कड़वी कॉफी के एक प्याले पर तब तक का भाषण दे रहा था जब तक वह जाने को तैयार नहीं हो गया। मतलब बता रहे एक वाकया है कि मतलब मैं ले गया उसको और तब तक लेक्चर दे रहा था कि तुमको ये कलर की वाला जो मतलब कि कलर का काम है इसको छोड़ो, तुमको एक अवसर मिल रहा है तो तुम्हें अवसर का फायदा उठाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए। छुट्टू थोड़ा जिद्दी था, बिल्कुल मिजी राम जैसा। हम दोनों भाइयों की उम्र में काफी फर्क था, मगर दोनों भाइयों से ज्यादा दोस्त है। मैंने उसे फिर से ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी जगह होता छुट्टू और ऐसी नौकरी मिलती तो दौड़ लगाता हुआ जाता और तुरंत ज्वाइन कर लेता। कॉलेज में तो पांचों उंगलियों में घी में रहकर और फिर सर कढ़ाई में, और सफलता चरण चूमती है वहां, और चप्पले सिर, चप्पले दुकानों का सिर चूमे। मैं नजर टेढ़ी करके हंस दिया था। क्यों बड़के, वह थोड़ा गंभीर होकर बोला था, मेरी तो नजर फेंकने की आदत है यार, और वही क्लास में रहेंगी लड़कियां। मैंने उसे एक धप लगा भी दिया था, और छात्राएं तो अपनी बेटियों की तरह होती है। और हम दोनों की हंसियां, मतलब वो बता रहे कि दोनों की हंसियां जो थी साथ में ही कॉफी हाउस में यूं तैरने लगी थी जैसे दिए रखी नार्वे हो।
छुट्टू की तैयारी शुरू हो गई। उसने मेरे भी आधे कपड़े साथ ले जाने के लिए रख लिए। बात ये है कि बड़की की बता रहे कि बात ये है कि बड़की की वहां जरा रोब गालिब करना पड़ेगा। फिर शाम को उसके लिए टाइया और मोजे खरीदते रहे। हम जैसे नौकरी करने नहीं लड़की देखने जा रहे थे। पर बड़की, तुम तो उस कस्बे में 6 महीने से रह रहे हो। उस बात को तो बरसों हो गए। क्या 6 महीने तक उस एग्रीकल्चर फार्म पर ही अलग जगाते रहे? ट्रेनिंग में गए थे या तपस्या करने? मुझे सहसा याद आया। हाँ छुट्टू, एक वो बता रहे कि हाँ ऐसा मेरे साथ एक वाकया हुआ था। मैं उसी के लिए नहीं गया था, उसके अलावा भी किया। बोला कि हाँ छुट्टू, एक मोसाय था वहां। मैं उन्हीं के कमरे में रहता था। कोई जी थे, वो चटर्जी मुखर्जी या बनर्जी याद नहीं है। यार छुट्टू, बड़ी मौज से दिन कटे थे वहां। उनके नाम एक चिट्ठी लिख देता हूँ। 2 दिन बाद छुट्टू के जाने के दिन आ गए। वह हमारे भरे घर को छोड़कर चला गया। मैंने खुद उसे जोर देकर भेजा था, पर उसकी बस जब चली तो मुझे रुलाई आ गई थी। ये 2 भाइयों की कहानी है ना दरअसल। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। बता रहे कि कैसे छोटे भाई को हमने वहां भेज दिया। उसकी नौकरी लग गई थी, उसको जाना जरूरी था। इस समय ऑर्केस्ट्रा जमकर बजाया जा रहा है। बिन तो पीते लोगों के पांव तले दे रहे हैं। चेरी पिंक की धुन में ऐसी कुछ मस्त है जैसे मेज पर रखी हुई बोतलें भी अपने आप आपस में टकराने लगती। फिर जिंदा आदमी कैसे ना झूमे। लोग सब खा चुके हैं और मेरे चम्मच में रसगुल्ला रखा है। मेरी उंगलियां चम्मच को पकड़े हैं सो पकड़े हैं। टेढ़ा भी नहीं होता मेरा हाथ कि रसगुल्ला नीचे गिर जाए। इस धुन के साथ तो रसगुल्ला उछलकर खाया जा सकता है। जी होता है मस्ती में आकर कोई जंगली आवाज अपनी जबान पर से फिसल जाने दे। हाथ अधर में चम्मच लिए दुख सा आया है। मैं प्लेट। अब बताइए, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना है। अभी यहाँ पे देखेंगे, ये जो रसगुल्ले खा नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे हैं सब मस्ती कर रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली इनके साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जिन खुशी में इनको शरीक होना, वो खुशी इनके लिए है नहीं। वो आंतरिक तो नहीं हो रही है, लेकिन बाहर दिखावा करना पड़ेगा। अगर बाहर नहीं करेंगे तो लोग इनसे पूछेंगे, भाई तुम खुश क्यों नहीं हो? तो यही वाकया देखना है कि कहानी में आखिर हुआ क्या। बोला कि हाथ अधर में चम्मच लिए दुख सा आया है। मैं प्लेट नीचे रखकर रसगुल्ले वाले चम्मच उसमें बहुत आहिस्ता से देख रहा था। चम्मच टेढ़ा हो जाता और रसगुल्ले का गोला उसकी गोद में से लुढ़क कर प्लेट के नीले बिस्तर पर लुढ़क जाता। मैं उसकी ओर देखता रहता। मेरा जी चाहता कि यह रसगुल्ला प्लेट में से भी लुढ़के और मेज के सफेद क्रेप पर आ जाए, फिर वहां से भी लुढ़के और हरी लॉन पर गिर जाए। मतलब ये बता रहे कि मेरी स्थिति ये थी कि नहीं खाने का मन था तो ये हाल था। बताइए, आपके प्लेट में रसगुल्ले और आपकी स्थिति ऐसी हो, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इनके साथ भी जरूर होगा। प्रॉब्लम क्या थी? छुट्टू ने पहले खत में ही बहुत सारी बातें लिख भेजी थी। एक, कल रात में तख्त पर से नीचे गिर गया। मुझे तख्त पर सोने की आदत नहीं और तुम्हारे ओसाए में मैंने सुला दिया थका हुआ। सो ऐसी नींद आई कि नीचे गिर गया। सिर पर तुम्हारे उन मोसाए ने पट्टी बांधी। बड़के बूढ़े आदमी इतने प्यारे होते हैं मुझे मालूम नहीं था। एक्चुअली वो अपने बड़े भैया से कह रहा है कि बड़के इतने बूढ़े आदमी इतने प्यारे होते हैं मुझे नहीं पता। 2, अब रसगुल्ले खाने लगा हूँ। पहले मुझे इनके झक सफेद रंग तो बहुत बोर लगते थे, अब वही प्यारा लगता है। 3 पांचों उंगलियां घी में हो सकती हैं क्योंकि यहाँ घी का एक हिंद महासागर कन्याकुमारी के आसपास लहरें मार रहा है। 4, तुम सब याद आते हो। मतलब 2 3 4 ऐसे लोग हैं तो तुम सब याद आते हो। एक दिन तुम्हें यहाँ आना होगा। अब तक तुम्हारे साथ खर्च करने के लिए मैं कुछ रुपया जोड़ लूंगा। खत पढ़ते ही मैं भी लिखने बैठ गया। मौज से रहो मगर संभाल कर। तुम्हें अभी मतलब कह रहे हैं कि तुम्हें अभी जमना है। नई नौकरी है, नई जगह, हिंद महासागर में डूब मत जाना। लगता था जैसे मेरा पत्र पाते ही वह भी लिखने बैठ जाता था। बढ़ के, अब मैं ठीक से जम गया हूँ। फिक्र की कोई बात नहीं। कॉलेज के लड़के सभी सीधे हैं। हल्ला वे करते हैं जिनकी समझ में कुछ आता है। इनकी समझ में नहीं आता है कुछ तो बेचारे क्या खाकर मुझे हुट करेंगे। हाँ, अब मैं इसी कमरे में बता रहे कि हाँ अब मैं उसी कमरे में रह रहा हूँ जहाँ तुम रहते थे। एक बात लिखने को बड़ा मन है, शायद पढ़कर तुम्हें अच्छा लगेगा। बात यह है कि कल मोसाय ने एक कटोरी में कुछ खाने को दिया। गुड़ से बनी चाने बता बता गुड़ से बनी जाने का क्या चीज थी मुझे नहीं पता। बोले नवधन्य है ये। मैंने वह खा तो लिया, पर मुंह जाने के ऐसा सा हो गया। मोसाय मेरा मुंह देख भाप गए। पर्दे की तरफ देखकर किसी को पुकार कर बोले, जोल। एक लड़की पानी लेकर आई। मोसाय ऐसे बोलते हैं जैसे उनके दोनों गालों में हवा भरी हो। और वह लड़की भी वैसे ही नमस्कार। क्यों बड़के, तुमने हमसे कभी जिक्र ही नहीं किया कि यहाँ कोई लड़की भी है, एक औरत भी है यहाँ, श्रीमती मोसाय। माँ कहती है वो लड़की उन्हें। सुनते हैं वह दिन रात मानस पूजा किया करती है। आंखें मूंद बैठकर भगवान की कल्पना किया करती है। भगवान आ जाते, वह वैसे ही पूजे में सामान इकट्ठा करती है और अच्छे से अच्छा पकवान का भोग लगाती है। यह सब कुछ मानस में होता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मोसाय भी मानस में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जब देखो उनके हाथ में पेरी मिशन कानन डायल या ब्लेक सीरीज के उपन्यास रहते हैं।
उनका लड़का कहीं रेलवे में है, इन्हें पेंशन मिलती है। लड़की पढ़ती है, वह अंग्रेजी में प्राइवेट एमए कर रही है और मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। कोई पटरी नहीं बैठती। मगर जो बात मैं कहना चाहता था वो ये है कि बड़के कि वो जो नमस्कार वो वाली लड़की है ना, तुम्हें जानती है। कल शाम तुम्हारा खत देने आई थी। ओ माय गॉड बड़के, ऐसे लंबे बाल कभी नहीं देखे। झूठ बोलूं तो मेरे चश्मे का नंबर बढ़ जाए। खुले बाल उसकी एड़ी को छू रहे थे। बोली थी कि तुम उनके छोटे भाई हो ना, यानी तुम्हारे। फिर यह भी पूछा था कि वह मुझे जानते हैं क्या। मैं तो खत पढ़ते पढ़ते थम गया था, जैसे स्वयं को दोषी पा रहा था कि मैंने कभी उसे याद क्यों नहीं किया। मुझे नहीं याद कि उसके बाल लंबे थे। तब उसका शरीर खूब भरा हुआ, रंग खूब साफ और आंखों में खूब शरारत भरी थी। वह तब शायद 9वीं में थी, शायद 10वीं में। मैं ये सब भूल चुका हूँ, कैसे और कब मोसार से परिचय हुआ ये सब भी याद नहीं किया जा सकता। मैं उनके घर के मतलब बता रहे कि मैं उनके घर के ही एक आदमी की तरह रहता था जब रहता था। बड़े वाले भाई बता रहे, ये तो छोटा रह रहा है अब। मोसायर रेंज में हेड क्लर्क मोसायर रेंज में हेड क्लर्क थे। दिन रात ऑफिस का काम और फुर्सत मिली तो शतरंज मुझे आ पकड़ते थे। मैं बड़ी मुश्किल से छूट पाता था। तो बता रहे हैं कि उस समय ऐसी हालत होती थी, बड़ी मुश्किल से इनको क्या होता था कि छुट्टी मिलती थी। रहते वही थे, यानी छोटा भाई जहाँ पे आज रहने गया है वहां से बड़ा भाई आ चुका है। और जहाँ ये रहने गया वहां पे एक लड़की रहती है। एक्चुअली दरअसल जो मकान मालिकी है ये उन्हीं की लड़की है। फिर ये हुआ कि दिन रात ऑफिस का काम, फुर्सत तो मिलती नहीं। जितने समय भी घर रहता खुकी। नाम क्या लड़की की? खुकी। अब 3 पात्र हो गए, एक खुकी हो गई, 2 भाई हो गए। खुकी मेरे कमरे में, मतलब ये बताया कि जितने समय भी घर रहता था खुकी मेरे कमरे में रहती थी। तब तो वो छोटी थी। नमस्कार वो ऐसा बोलती थी। वह पीछे के दरवाजे से आती और कमरे में रखी इकलौती गोल मेज पर हाथ में अपने कोर्स की कोई किताब लिए आ बैठती। कि वह मुस्कान के छल्ले बनाती। भालो, मैं इतना कहते हाथ की कॉपी उसके सिर पर दे मारता। वह गोल मेज पर शरारत से आधी लेट जाती। मैं उसे मनाता, पुकारता खुकी, वो नहीं बोलती। खुकी, फिर पुकारता, चुप रहती। खुकी, अब वो बोल देती। क्यों खुकी? तुम्हें बोर। आमीना तुम्ही, वह छिड़ जाती। क्योंकि तुम्ही बोका की बोले चा बोका, मतलब उनकी लैंग्वेज जो होती है इस तरीके से। वो जोर से हंस देती, फिर कहती आमीना तुम्ही। और यही तुम की रट लगाती वो चली जाती। दिन निकलते फिर चाय लाती, नीली प्लेट में एक रसगुल्ला लेकर आती। एक्चुअली अब पश्चिम बंगाल बंगाल साइड में अब बहुत ज्यादा रसगुल्ले को लेके बहुत ज्यादा जीआई टैग के चक्कर में मार धाड़ हो गया था। तो ये देखिए फिर बोलती है, सुबह सुबह वो आती थी, नीली प्लेट में एक रसगुल्ला लेकर आती। सांझ के नीले कच आसमान में चांद की तरह मैं एक बार भी रसगुल्ला खा जाता और फार्म की ओर जाने की होता। वह जानती थी कि मैं फार्म जाता हूँ, फिर भी पूछे बिना नहीं रहती। कोथे दादा, मैं उत्तर देने के बजाय उसका हाथ पकड़ लेता। वह चीखती चिल्लाती, छेड़े दो दाओ। और वही खुकी पूछ रही है, पूछ क्या रही है? पूछवा रही है कि मैं उसे जानता हूँ कि नहीं। मैं खत पर निगाह जमा लेता हूँ तो बड़के जवाब देते हुए लिखो कि तुम उसे जानते हो क्या। माँ की बताती कि माँ की भी यही शिकायत है कि बड़ा भाई यानी तुम बड़ा मिलनसार था और तुम यानी मैं नहीं हूँ। मोसाय से तो मैं ठीक ठीक बात कर लेता हूँ, लेकिन माँ से जाने क्यों मुझे डर लगता है। और वो नमस्कार वाली लड़की जब सामने पड़ जाती है तो उसकी एड़ी तक लंबे बाल मेरे दिमाग पर हावी हो जाते हैं। कहीं पढ़ा था शायद कि ऐसे लंबे बाल वालों को एलोक्वेसी कहते हैं क्या। और हाँ बड़के, अब मैं बंगला सीख रहा हूँ। 1 सप्ताह में अच्छी से अच्छी बोलने लगूंगा। और क्या लिखूं और क्या करूं मैं? या रसगुल्ला नीचे नहीं गिरने को यूं चुप जैसे सो गया। कोई तभी बिमटो को एक बोतल मुझे दे जाता है। मैं उसे एक ही हाथ से पकड़े पकड़े स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता हूँ। पर सांसें ऐसी थक गई है कि बिमटो मुझे स्ट्रॉ में खींचे नहीं जाता। मैं नजरें नीचे कर स्ट्रॉ की पारदर्शक सफेद में लाल रंग के साथ बनने वाली हवा के सफेद मोतियों का भेद देखता हूँ। जैसे जैसे एक सांस ऊपर खींचती है तो बिमटो मुंह में घर भर जाता है, लेकिन तबीयत होती है इसे पीऊं नहीं, थूक दो। तुम जोल खावे, ऐसी बातें होती हैं। न खुकी आमी मास्तिस खाबे। मैं तेजी से दौड़कर उस कमरे से पकड़ लेता हूँ, मतलब उसे कमरे से पकड़ लेता हूँ। मतलब ये बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये भाई साहब जो छोटे वाले हैं वहीं पे रूम में जाके जम गए हैं जहाँ एक समय इनका बड़ा भाई होता था। मालकिन वही लड़की होती थी, छोटी होती थी। अभी ये स्थिति है। मैं तेजी से दौड़ उस कमरे से पकड़ लेता या मुझसे छूटने की कसमसाती, फिर एक रसगुल्ले को या संदेश को या प्लेट नौधन्य की शर्त पर मैं उसे छोड़ देता। मैं फार्म की बोर्डिंग में खाना खाता था, पर हर तीसरे चौथे दिन मोसाए मुझे निमंत्रित कर लेते। मैं समझ जाता था कि आज भात माछ बनाया ना, फेमस है उधर का बड़ा भात माछ। फिर शाम को शहर में अब सब इकट्ठे होते। मैं पीढ़े पर बैठे रहते, मैं एक कुर्सी पर, मोसाए ऑफिस के थके आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुकी टहलती रहती। मोसाए गीत सुनने को कहते और मन ही मन गुनाते और फिर रविंद्र संगीत की लहरों से सांस घुट जुटता।
मोसाय को पसंद था आमोदर पकाबे ना चुलगो, ये वहां का बंगाली का आप सकते हैं। सुनते सुनते वो डूब जाते, फिर वही सॉन्ग। एक बार रात को मुझे फॉर्म जाना था, खुकी पढ़ रही थी, ऐसा बता रहे कि खुकी बैठी पढ़ रही थी। मैंने पुकारा खुकी, तो फिर से उसने बोला, क्योंकि वहां पे दादा बोलते बड़े भाई को या भाई को, जैसे किम दादा। वो मुझसे आ लगी, उसका गीत मुझसे लहरों में टकरा रहा था। सीढ़ियां उतरते बोली, आमार डाक सुनी क्यों ना आ से खुकी, ओरे ओरे वो आ भागी। तो ऐसा करके वो लैंग्वेज में बात करती है। मूसा ने ये सुना था और बोला भी कि कलकत्ता क्या छोड़ा कि हमारी बांग्ला ही बिगड़ गई, मतलब कि कलकत्ता छोड़ दिया तो क्या बांग्ला बिल्कुल बोलना भूल गया। वह इसका यह बोलना सुनेंगे तो लोग हंसेंगे। फिर मोसाय ने कहा था, जाओ क्योंकि दादा के साथ जाती हो तो घूम जाओ। मैंने प्रश्न भरकर उसकी ओर देखा। आमी चाची, वह मेरे साथ थी। मैं अपने प्रयोग, मतलब बता रहे कि मैं अपने प्रयोग के फॉर्म पर उसे ले गया। चांद था तो, पर मैंने उसकी ओर देखा ही नहीं, उसे एकदम नेग्लेक्ट कर दिया। हम फॉर्म में घूम रहे थे। खुकी उस समय गाओगी ना, उसने इनकार कर दिया। खुकी, उसने मेरी तरफ देखा। मैं धीरे से बोला, खुकी तुम बोरी, मतलब जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं ना, तो बोर होने की बोरी, ऐसा वो कहते हैं कि, तो वो बोलती है कि तुम ही बोरी, तुम ही बोरी, तुम ही बोका, ऐसा करके। तो वो चिढ़ गई। फिर से वही चीज लैंग्वेज में कि तुम ही करते हैं। और फिर बता रहे कि मेरे पीछे आ मुक्कियां मारने लगती। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए तो दांत से काटने लगी। हम दोनों एक दूसरे से गुद गए थे। फिर मैंने उसे पास खींच लिया। उसका चेहरा मेरे सामने था, जहाँ की छोटे छोटे मांडवी की तरह वो मुझसे लगी खड़ी थी। मैंने उसे पुकारा खुकी, तो हाथों से छूटी और भागी, और मैं भी इसके पीछे फिर इस तरीके से भागा। तो ये पूरी, मतलब कि बांग्ला एक तरीके से देखा जाए तो वो कहानी थी। और वो अपने भाई को एक बार संदेश लिखता था, लगातार फिर से संदेश लिखता था। एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि सभी लोग क्लब जा रहे हैं और श्यामा गीत का प्रोग्राम है, और कुकी ने पेटी ऐसे कसकर बांधी थी कि कमर के गायब कर देने ही तुलाई थी। माँ ने एक धप जमाई और कुकी को बुरी तरह डांटा। फिर उसने उसी तरीके से तैयारी कर ली अपना, और मैं भी किसी से नहीं बोल रहा था, मुंह में एक्स्ट्रा लिए वैसा का वैसा चल दिया। वो लोग तैयार हुए, उस तरीके से गए। रोज मुझे उसके खत का इंतजार रहता था। एक दिन बड़ा मोटा लिफाफा आया, लिखा था बड़ी सनसनीखेज ढंग से, आज मैं गजब की एक बात लिख रहा हूँ, याद करो बड़के की फॉर्म की ट्रेनिंग खत्म होने पर जब तुम यहाँ से गए थे, तो यहाँ उसे नमस्कार वाली लड़की को क्या दे गए थे। मतलब ये, क्योंकि ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम इनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी थी, सेकेंड टाइम छोटा भाई वाला ट्रेनिंग का था। तो एक्चुअली दोनों पत्र से बात करते थे दोनों भाई। तो वो पूछा कि जब सेकेंड टाइम, मतलब वो बाद में गए थे, वो ट्रेनिंग खत्म हो गई थी, तो उस समय पत्र में लिख के क्या भेज गए थे। मैं खत हाथ में लिए सोचने लगता हूँ। हाँ, मैं अपने फॉर्म में एक पौधा दे आया था। वो बोला कि भाई मैं आते आते फॉर्म में एक पौधा दे आया था, उधर पौधा लगाया था। मैंने 85 पौधे लगाए थे, गुलाब से लेकर गेंदे और भी अलग अलग पौधे प्रकार से, कारनेशन, कैक्टस थे। और भी जब भी फुर्सत में होता, खुकी से फूल पौधों की बात शुरू हो जाती। वह यही कहती, पौधा तो ऐसा होना चाहिए दादा कि आज लगाया और कल फूल देने लगे, नहीं तो महीनों पानी देने पर फूल आए तो काम किस किस काम के वो पौधे। हो गई फिर तुमसे बागवानी। फूल कोई माँ की तरह मानस पूजा करने से थोड़ी लगता है, उसके लिए करनी होती है मेहनत। अब कह रही तो गुलबकावली यानी ट्यूलिप ऐसा करके, तो 7 साल बाद फूल आते हैं। फिर उसने उस समय ट्यूलिप को, ट्यूलिप जो ट्यूलिप गार्डन है, तो उसने उस समय ट्यूलिप को दुनिया का सबसे सड़ा फूल बताया था। जब उससे बात हो रही थी उसकी खुकी से, बोला कि उसने बोला था कि ट्यूलिप को दुनिया का सबसे बड़ा सड़ा फूल है। पर मेरी जब ट्रेनिंग समाप्त हुई और मेरा सामान बच गया, तो कहने लगी, दादा गुलकाब कावली का एक गमला देते जाओ। मैंने उसे पास खींचकर अपने साथ दबा लिया। उसमें तो 7 बरस में फूल आते हैं, उसने मुझसे खुद को ढीला करते कहा। फूल तो आते हैं ना। अब वो जिद पर ही आ गई थी, तो फार्म से गुलबकावली का एक गमला ला दिया। मैंने उस ओर चल दिया था। मैंने कुछ ही, मतलब बता रहे हैं कि मैंने कोई भी स्टेशन बता रहे हैं कि मुझे कोई भी स्टेशन छोड़ने नहीं आया था, ना मोसाए, ना माँ, ना खुकी। खुकी तो उस समय जो गुलबकावली को सींच रही थी, तो यही तो मैं उसे दे आया था, मतलब वही गमला दे के आया था। मैं पत्र आगे बढ़ता हूँ। याद आया बढ़के, फिर से उसको याद आया कि बढ़के उसे क्वेश्चन मार्क करता है, तुम उसे गुलबकावली का पौधा दे गए थे और ये 7 साल से सींचती रही उसे। वह कहती वह गमला जान से ज्यादा प्यारा है, 7 साल में गुलबकावली की तरह झूम आई है। बढ़के तो वो छोटा भाई उसको बताता है कि जो दे के गए थे वो पौधा आज कितना बड़ा हो गया है। और वो बताई कि इसी तरीके से जूही रात रानी, गुलाब, गुलपकावली जैसे फूलों के लगने की व्यवस्था भी गार्ड को करनी चाहिए थी। पर बिना उसके भी वो नमस्कार वाली एलोकेसी पूरी एक गार्डन लगती है। हाँ, तो कल ही उसने बतलाया कि उस गुलबकावली की उम्र 7 बरस की हो गई है और उसमें अब फूल भी आ गए हैं। तो वो बताती कि देखो अब उसमें फूल लग गए हैं जो तुम दे के गए थे।
बड़े वाले भाई को बताती कि उसमें आ गया है, फूल लग गए। मैंने कहा तुम बड़कों को लिख देना, सो इस पत्र के अंत में उसने कुछ लिखा है। मैं अभी तक बंगला अक्षर सीख नहीं सका, सो पढ़ नहीं सकता कि क्या लिखा उसने। मैं उसकी खुकी की लिखावट देखने को उतावला हो जाता हूँ, पन के पलटता हूँ। मोती जैसे अक्षरों में लिखा है उसने, आज फूटिल तुम्हार आई गुल बकावली। वो कहती है कि आज ही फूटल तुम्हार आई गुल बकावली, आज तुम्हारी उस गुल बकावली में फूल आ गई है, फूल आ गए आज तुम्हारी उस जो दे के गए थे उसमें फूल आ गया। पत्र मेरे हाथ से छूट गिरा था। क्या वो फकत नाइन्थ में पढ़ते समय, बता रहे कि क्या वह फकत नाइन्थ में पढ़ते समय भी सब कुछ समझती थी? क्या वो मेरे लिए इतना कसकर पेटी बांधती थी? क्या वो रविंद्र संगीत गुजाते समय ओरे ओरे वो अभागा के स्वर खींचती हुई मेरी ओर ही देखती रहती थी? क्या वो मेरे शरीर से झूमने के लिए, मतलब बता रही, क्या वो मेरे शरीर में झूम जाने के लिए आमी ना कहकर तुम्ही की नाराजी बतलाती थी? मुझे अपने आप पर उस दिन गुस्सा कभी और नहीं आया, मतलब उस दिन सा गुस्सा कभी नहीं आया। लेकिन मैं तो जैसे बचपन में सीखे पहाड़े भूल गया था, वैसे ही खुकी को भी मैं भूल गया था। अब कोई मुझसे पूछे 26 पंजे या 27 छक्के या 28 अट्ठे, तो मैं नहीं बतला सकता, मिनटों तक सोचना होगा, तब कहीं बतला पाऊंगा। वैसे ही अब खुकी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। पहले हर पौधा खुकी थी, हर फूल खुकी थी, हर पत्ती खुकी थी, हर फूल खुकी। मैंने ट्रेनिंग से लौट कर वहां एक आध पत्र भी लिखा था। माँ मोसाए कहाँ पत्र लिखने लगे, पर खुकी तो पत्र लिख सकती थी। वह पत्र लिखती तो आज फूल आने के दिन में यहाँ ऐसी बेचैनी महसूस करता क्या? उसने कुछ तो कहा होता, कुछ कहा तो होता, फकत एक सतर ही लिख भेजती कि मैं तुम्हारी गुलबकौली को सींच रही हूँ। मगर तब कोई कुछ कैसे सोचता? 5-5 मिनट में बकलस को 1-1 मिलीमीटर पीछे हटाने वाली लड़की क्या सोचती? आमीना की जिद करके मुझे मुक्कियों से पीटने वाली लड़की क्या कहती? आज मैं आधा वार ज्यादा घेर के स्कर्ट वाली उम्र में गुलबकौली में फूल आने के 7 लंबे वर्ष जोड़ता हूँ, तो मेरे सामने एड़ी छोटे केसों वाली खुकी नमस्कार करती या खड़ी होती है। पर अब वह खुकी कैसे? जिस दिन उसने स्कर्ट पहना छोड़ा होगा, उसी दिन वह नाम उसके आधा वार अधिक घेर के साथ गोल चक्कर खा के नीचे गिर गया होगा। अब मैं वहां जाऊं भी तो वह सामने आते शर्मा जाएगी। मैं अब उसे ना योर कह पाऊंगा ना ओका। उसकी उम्र में 7 वर्ष जुड़े तो मैं काबुली वाला हो गया। कल शाम जेल से छुटा काबुली वाला, 3 बच्चों का पापा काबुली वाला, लेकिन सब उल्टा हो गया। मीनू पहचानती है काबुली वाले को, और काबुली वाला अपने भाई को खत लिखता है। लेकिन बड़की कभी गुलपाकुल, मतलब बताएंगे, लेकिन बड़की मैंने कभी गुलबकौली देखी ही नहीं। सो उस नमस्कार वाली एलकोसी से पूछा मैंने, कैसे होते हैं गुलबकौली के फूल? उसने कल दिखाने का वायदा किया है। अब कल फूल देकर आगे लिखूंगा। कॉलेज भी जाना है, आज लड़कों की प्रैक्टिकल है, लेकिन फूल कैसे लगाए? खत मेरे हाथ में निर्जीव पंछी की तरह था और मैं पंख फैलाए फटक रहा था। मतलब वो भाई, उसको लग ही नहीं रहा था कि वो लड़की 7 साल तक इसके फूल को सहेज कर रख रही थी। कलम गुलाब की लगती है, गुलबकौली की नहीं। खुकी जब बहुत ही पीछे पड़ गई तो एक गमले में मैंने मिट्टी भरी ट्यूलिप की एक टहनी उसमें रोक कर उसे दे आया था। वह टहनी 2 या 3 या हद से 4 दिन में सूख गई थी। मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। वह सूखी टहनी को पानी देती रही होगी, पानी देती रही होगी। हाँ, तो अभी मैं उसे नमस्कार वाली एलकोसी के सहन से आ रहा हूँ। उसने कहा, मैं रोज सवेरे और शाम पानी देती रही। गुलबकौली में नई नई पत्तियां आई, पौधा उछल गया, पीली पत्तियां तोड़ लाती और कोपल कल्लों को पोंछती रहती। मैं खत आगे नहीं पढ़ सका। खत है कि कोई लंबी कहानी जैसे यह खुकी मानस पूजा करने लगी, आंखें मीचे बैठी बैठी रोबिन के गीत गाने लगी। लोग रॉक ऑन रोल समाप्त होने का ये गाना गाते हैं, लेकिन इसके गाने कुछ अलग थे। लगातार नहीं छुट्टू, वो लड़की बहुत, बता रहे कि वो बहुत अच्छी लड़की है, बोर तो हो ही नहीं सकती। यो ही बंगाली लड़कियां बड़ी अच्छी होती हैं और वह तो बहुत ही मीठी है। वह तो जैसे संस्कृति की एक लकीर में लिखता ही चला गया। जब खत दोबारा पढ़ा तो सोचा कि छुट्टू मेरे इसे लिख को पढ़कर जाने क्या सोचेगा। पर खुकी के बारे में लिखता हूँ तो लिखे ही चला जाता हूँ। खुकी का भरा बदन पहले पानी से भीगी मिट्टी से सुगंध देता, और उसका आधा वार अधिक का घेर जूही के मांडवी से लगता। मैं कैसे नहीं लिखता खुकी की तारीफ। लौटते समय ऐसा लग रहा था कि मुझे जैसे खुकी को वह बाहर का बरस पड़ता सा शरीर मेरे हाथों का ही बनाया हुआ है। इस तरीके से वो याद करता है और पत्र लिख देता है। इस तरीके से आप देखते हैं कि लगातार फिर क्या होता है, यानी दोनों भाई में ये चीज बातें चलती रहती है। फिर बड़के कभी जिंदगी में वो बताते हैं अपने भाई से। छोटा वाला कहता है कि बड़के कभी जिंदगी में संभव हुआ तो हम दोनों एक फिल्म बनाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ कि पूछो मत, डिटेल में तो लिख नहीं सकता, पर जो कुछ लिखूं उससे अंदाजा लगा लेना। वही नमस्कार वाली एलोकेसी कोई ऐसा गीत गा रही थी जिसमें अभागा शब्द बार बार आता था,
और वह इस गाते मेरी ओर देख लेती। कल शाम एक अजीब बात हुई कि वह बालों में जूड़े के लिए सहन में बैठी गठान लगा रही थी। बढ़ के मैंने उसके उठे हुए हाथों को ऊपर ही थाम लिया। फिर मैं तो ऐसा हो गया जैसे काटो तो खून नहीं। मुसाय ने देख लिया था। मैंने पहले पत्र में लिखा था, न बूढ़े आदमियों में मुसाय मुझे बहुत प्यारे लगे। सो उन्होंने मुझे अपने सामने बिठा लिया और हम दोनों से पूछा, क्या हम एक दूसरे को चाहते हैं? मैंने बढ़ के तुमसे पूछे बिना कभी कुछ नहीं किया, पर इस बार हाँ कह दिया। मैं तो अचरज की मझधार में डूब गया जब नमस्कार वाली एलकोसी की सिर भी हाँ में हिल गया। पर कह रिया वर्षा की माँ नाराज है, बेहद नाराज। मोसाय ने कहा है कि वो उन्हें ठीक कर लेंगे। बोलो बढ़ के मैं क्या करूं? वहां अम्मा का डर है, क्या यही बात सुनकर उनका ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए? तुम्हें उन्हें सरपीना दे देना और देखभाल करना। जल्दी उत्तर दो, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैंने खत को हाथ में मोड़कर फेंक दिया। या नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? या नहीं, छुट्टू उस खुकी से शादी नहीं करेगा। तो खुकी की तारीफ का यह मतलब था, या मतलब कि कुंवर साहब दिल दे बैठे उसे? क्या गुलबकावली की बातें उनकी मोहब्बत की भूमिका थी? बड़के को ही बना दिया उस छोकरे ने। जिस थाली में खाया, बताया जा रहा है कि जिस थाली में उसने खाया वो उसके साथ कैसे कर सकता है? अम्मा से कहा तो कुछ नहीं गया, पर उनके तर्पण में देवता बिना नहाए दही मिले ही पिड़े। बोली तो यह छुट्टू को लिख दे कि अपने बाप की नाक न कटवाए, और ऐसा करना भी नहीं। अम्मा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैंने उन्हें गोली दी। पत्नी पंखा करने लगी। मैं कमरे में टहलते सोचने लगा, मुझे अम्मा से तो नहीं कहना चाहिए था, पर यह शादी नहीं होगी। वह बंगाली से तो क्या किसी चमारी से भी शादी करता तो मैं राजी हो जाता, अम्मा को भी मना लेता। पर खुकी से वो कैसे कर सकता है? थोड़ी देर दुख मनाकर अम्मा सो गई। बच्चे खेलने लगे। पत्नी कपड़े पछाड़ने लगी। ये जो बड़ा भाई है ना, जो कह रहा कि नहीं होगा, दरअसल इसकी शादी खुद हो चुकी है, और अभी ये खुकी की शादी छोटे भाई से करने भी नहीं देना चाहता। अब कल तक इसको खुकी याद भी नहीं थी, आज छोटा भाई इनको याद कराया तो खुकी की इनको याद आई है। तुमने या तो सोचा होता कि जो लड़की तुम्हारे बड़के में रुचि ले सकती है, बड़के में रुचि ले सकती है, वही एक मिनट में तुमसे शादी करने को कैसे तैयार हो जाएगी? और अगर तैयार हो जाती तो उस लड़की का चरित्र क्या है? और उसके चरित्र पर प्रश्न आ गया। प्रश्न चिन्ह फन फैलाकर मेरे सामने खड़ा हो गया। जो लड़की 7 बरस तक गुलबकावली में फूल आने की प्रतीक्षा कर रही थी, उसी के चरित्र का सवाल उस पर उठाया जा रहा है। मैंने वह कागज फेर कर फेंक दिया। मुझे जरा ठंडे मन से इस पर विचार करना चाहिए। मैं सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। लंबो बालों वाली लड़की, उसके केस एड़ी छू तेल कोसी है, मगर मेरा अपना छोटा भाई, मेरा छुट्टू उसी से शादी करे और बाद में मुझे पता लगे वह मुझको लेकर सपने पाल रही थी, तो हमारे घर की इमारत में दरार पड़ जाएगी। छुट्टू के लिए तो मैं ऐसी अच्छी पत्नी लाऊंगा कि मेरी हालत पागलपन की सीमा को छूने लगी। जैसे उन पर दोनों के दिलों पर क्या बीतेगी। मेरे ही मन में यह एक गद्दार आवाज आई, छुट्टू उससे शादी कर भी ले तो क्या बुरा है? भाई वह तो सब अब बीत गया। तुम अगर अविवाहित होते तो बात अलग थी। नाव तेजी से बहते बहते जैसे किनारे की सिवार में फंस गई हो। हाँ, तब मैं बहुत छोटा था। अम्मा पूजा पर बैठी थी। हमारे घर सत्यनारायण की कथा थी। शहद बप्पा की दवाई में खत्म हो गया था। पंचामृत में एक अमृत की कमी थी। अम्मा बोली, बढ़के प्याली लेके और पुरोहित जी के घर जा, थोड़ा शहद लेके आ। पुरोहित जी ने शहद लिया, ऐसा अच्छा शहद कि मैं उसे देखता ही रह गया। पहले सुना, मैंने इधर उधर देखा, दूर तक कोई नहीं था। मैंने प्याली अपने मुंह के करीब लाया और मैं उससे सुनी गली में हाथ में शहद लिए अपने आप को रोक ही नहीं पाया था। घर आ प्याली इस तरीके से हुआ। और वो बता रहे हैं कि मैं फूट फूट कर रोने लगा लगा था। अगर मैं झूठ थी, मैं मजबूत शब्दों में बोल गया था, अम्मा मैंने इसे चख लिया, या झूठा है। मैं चेहरे पर से पसीना पोंछ लेता और एक क्षण में इस निर्णय पर पहुंच जाता कि यह शादी नहीं होगी। यह भी सोचता कि मन के तूफान को बताने के लिए कोई जरूरत नहीं है। यह शादी ठीक नहीं। तुम जैसे काबिल लड़के के लिए हजारों एलकोसिया मिल जाएंगी। किसी लड़की का अच्छा होना एक बात है और अच्छी बहू होना बिल्कुल अलग चीज। मैं खत लिफाफे में रख ही रहा था कि पोस्टमैन एक एक्सप्रेस दे गया। लिफाफा छुट्टू का था, यानी भाई ने लिफाफा भेज दिया था इनको। मेरा एक खत मिला होगा। यहाँ समस्या बहुत उलझ गई थी, पर मोसाई की राय से हमने कल रात आर्य समाज में शादी कर ली। माँ को कुछ बुखार तो आया, पर मेरा विश्वास है कि तुम भी इसी तरह सुलझाते। अब 19 बुध की शाम पार्टी, तुम एकदम आ जाओ, फिर मैं छुट्टी लेकर घर चलूंगा। वहां अम्मा को समझाना तुम्हारा काम होगा। ये उसके छोटे भाई ने कहा। मैं सिर डालकर आराम कुर्सी पर लेट गया। अब मेरे मन में कोई तूफान नहीं, कोई संघर्ष नहीं। मैं एक हारा हुआ पछतावी हूँ। मुझे ऐसा निढाल देख पत्नी पास आती है, छुट्टू का एक्सप्रेस पढ़ती है और मुस्कुराती है। कहती, लल्ला तो एकदम जिद्दी और मौजीराम है।
पर हुआ सो हुआ, मैं तुम्हारे कपड़े रखे देती हूँ। आखिर तुम्हारे छुट्टू की शादी तो हुई है, जाओ आज चले जाओ। वहीं पार्टी के टाइम तक पहुंच जाओगे, उन दोनों का साथ ले आना। तब तक मैं अम्मा को मना लूंगी। देखो तो लल्ला को आप बंगालन कैसी जादूगरनी है। मैं चुपचाप यहाँ आ गया, एक शब्द भी नहीं बोल पाया, बोलता भी क्या। एट होम चल रहा है। अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, सिवाय इसके कि कहीं अकेले में बैठकर अपने हाथ मीजूं और आंखें बंद कर सोचता ही सोचता चलू जाऊं। अब मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि बिना कुछ खाए ही मैंने चम्मच प्लेट रख दी है। अब मेरे हाथ में बिमटो भी नहीं है। सभी करीब करीब जा चुके। छुट्टू और खुकी खुकी नई नमस्कार वाली एलोकेसी मेरे पास आती है। अब तो नाराजी दूर करो बढ़ के। छुट्टू मेरे गले में हाथ डाल देता है। वो कहता है, भाई कि तुम तो नाराजगी दूर करो। मैं उसके साथ ही लेता हूँ, चलिए ना। कहते हैं कि प्रेजेंट देखे। हम तीनों वहां जाते हैं। वो कहते हैं, तुम अगर नाराज हो बढ़ के तो मैं इसे तलाक दे देता हूँ, छुट्टू ने कहा। और खुकी खुकी ने नमस्कार वाली एलोकेसी हंसने लगी। मैं अपने मन में कुछ अजीब सा अनुभव करता हूँ, इसलिए बनावटी मुस्कान से व्यस्त बना रहना ज्यादा समझता हूँ। अरे ये क्या, ये भी उपहार है क्या। छुट्टू एक छोटी सी टोकरी में गदराए हुए एक बेर उठा लाते हैं। ओ, छुट्टू कह रहा है कि ये बेर तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे, शायद उसका इशारा गदराएपन की ओर हो। इसको और मेरी बिल्कुल शर्म नहीं। हाँ, खुकी खुकी नहीं नमस्कार वाली एलोकेसी हंसती हुई कहती है, मुझ जैसे ही खट्टे हैं नहीं जी, क्यों बढ़के। वो मेरी तरफ देखता है, फिर उससे कहता है, तुम अगर खट्टी होती तो बढ़के तुम्हारी कभी तारीफ नहीं करते। और अगर इनको तुम नहीं जानती होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। तुम मीठी हो, ये बढ़के ने ही तो लिखा था। मेरा सब कुछ जैसे थम गया। एक धागा टूटा तो सारा करघा रुक गया। जैसे वो दोनों बेर खा रहे हैं, मैं उनकी ओर देख रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। मेरे बेर मीठे हैं, मीठे ही है, मैं जानता हूँ, इसी से चुप है। ये इनकी कहानी थी। आपने देखा सबरी की, है ना, सबरी कहानी रमेश बख्शी की। राजेंद्र यादव ने इस कहानी में सचमुच अगर भाइयों का रिश्ता अगर देखे तो कहा जाता है कि राम लक्ष्मण जैसा नहीं हो तो एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी है। तो कहानीकार ने असलियत को उस तरीके से उभारा नहीं, बेहद प्रतीकात्मक तौर से झूठे बेर, है ना, जैसे प्रेम है कि बड़े भाई से था और वही बेर फिर छोटे भाई ने खाया है। तो दोनों भाइयों में जो गहरा स्नेह दिखाया गया और कहीं ना कहीं वो माध्यम दिखाया गया। सबरी कहानी का नाम इसीलिए रखा गया कि एक अर्थ में झूठे बेरों में छिपी पवित्रता, जो कि खूकी के चरित्र से जोड़ने की कोशिश की गई। कहानी का अंत भी बेरों के प्रसंगों से ही हुआ। वे दोनों बेर खा रहे हैं, मैं उनकी ओर देख रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, और बेर मीठे हैं, मीठे ही हैं, मैं जानता हूँ, इसी से चुप है। ये बेहद प्रतीकात्मक, क्योंकि ये एक दुनिया समानांतर की कहानी है। दरअसल ऐसी कहानियां बहुत कम मिलती, लेकिन हाँ, वर्तमान कंडीशन में देखे तो हाँ। लेकिन भाइयों का प्रेम जो था ना, वो अद्भुत बिल्कुल प्रेम था। मतलब ये था कि छोटे बड़े बिल्कुल मानते थे, बड़े को बिल्कुल एहसास नहीं था कि छोटा इस तरह करेगा, उसी के कहने पे करेगा। और सच बात तो ये कि यहाँ ये भी देखने लायक है कि छोटा वाला भाई क्यों परेशान, बड़ा वाला क्यों परेशान है। भाई उसकी शादी हो गई, पत्नी भी उसकी अच्छी खासी है, बच्चे भी है। जो छोटा वाला भाई है वो अच्छे से है। और उस खासकर वो जो खुकी है, वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ी है, तो उसको तो जीवन में आगे बढ़ना है ना। उसको तो कहीं ना कहीं सेटल होना है, तो इसको क्यों बुरा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। लेकिन हाँ, उसको बेहद प्रतीकात्मक तौर पे वही बेर के समान लगता है, और उसको लगता है वो नहीं कराना चाहता था। लेकिन हाँ, जब छोटा भाई ने कर लिया तो उसको मानना पड़ा, और मानना पड़ा, समझाना पड़ा। तो ये रमेश बख्शी जी की कहानी है। असलियत है सब कहानी में, कुछ कुछ चीजें रियलिटी है ये सब। एक दुनिया समानांतर की कहानियां आपको ऐसे ही मिलेंगी। बाकी और भी कहानियां आती रहेंगी। आप होपफुली अच्छा लगेगा आपको कहानी। धन्यवाद।